ICMR के RTI के द्वारा उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई भी रिसर्च की नहीं है कि मुझे समोसे की कैलोरी को मेजर करना है, बट अल्टीमेटली बात यही हो जाती है कि कैलोरी को मेजर किया नहीं जा सकता है। कि मैं बहुत खुश हूँ, आप उसको मेजर करिए। ये जो बढ़ता हुआ वजन है ये वास्तव में एक समस्या है और वजन बढ़ क्यों रहा है? इंडिया को आज डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, जी। मतलब कि है ही साइंटिफिकली प्रूवन। सारे डॉक्टर्स डाइट एंड न्यूट्रिशन को लेके इतने ज्यादा फोकस नहीं होते। तो ये जो कैलोरी डेफिसिट का कंसेप्ट कहा जाता है ये फेक है कि अंडे में पहली बात तो एमिनो एसिड नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, अगर होती भी है तो अंडे में 5 ही होते हैं। कैसे पता चलेगा? जब न्यूट्रिएंट की स्टडी की गई और उसको निकाला गया, जैसे प्रोटीन सोर्सेज का या कार्ब सोर्सेज का, तो मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, क्या इसको नापा जा सकता है? मेटाबॉलिज्म बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ, आप जो भी अपना दिन का काम करते हैं सुबह से। अगर बेरिएट्रिक सर्जरी किसी ने करा ली तो क्या वो एक्सपर्ट सर्जन साहब? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर रोज आपको और भी न्यूट्रिएंट चाहिए, आप वो भी तो लेंगे ना, तो क्यों एक ही फूड लेना है? कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो सभी लोगों को करवा लेने चाहिए? जैसे आपने स्टूडेंट्स लाइफ से आप ओवर हो गए, आप जैसे कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं, मैं बोलूँगी वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने हेल्थ को लेके। नमस्कार। ओबेसिटी, बढ़ा हुआ वजन, एक्सेस वेट, जो मर्जी आप कहें, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। और इसको हैंडल करने के लिए, एडवाइस देने के लिए न जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे आके कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम अनलोड में इस एविडेंस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सारे एविडेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम साइंटिफिक एविडेंस या एविडेंस बेस्ड, मेडिसिन बेस्ड कहने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ में आज स्मृति मिश्रा जी हैं। स्मृति जी इस देश की सबसे नामचीन ऑर्गेनाइजेशन बनस्थली विद्यापीठ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, BSc न्यूट्रिशन किया है और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी इन्होंने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर से किया है। येल यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन लिया है और ये सर्टिफाइड डायबिटिक न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं ही, साथ में रजिस्टर्ड डाइटिशियन भी हैं। तो स्मृति जी, आपका इस एविडेंस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो इस पॉडकास्ट का सबसे पहला सवाल जो मैं सभी से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये जो बढ़ता हुआ वजन है ये वास्तव में एक समस्या है और वजन बढ़ क्यों रहा है? देखिए, समस्या तो है, आपके स्टेटमेंट में ही आंसर है। बढ़ता हुआ वजन समस्या है क्योंकि जो वेट हम पुट ऑन करते हैं उससे रिलेटेड सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस या सिंड्रोम को हम बढ़ावा देते हैं, हम बुलाते हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली। ओके। तो प्रॉब्लम तो है जी। जी। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीजेस, ये कुछ 5-3 कुछ नाम बताना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम बढ़ते हुए वजन की वजह से आती हैं? और मेरा जो सवाल था वो अभी भी वहीं का वहीं है कि वजन बढ़ता क्यों है? वजन बढ़ता क्यों है? क्योंकि हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम अपने खाने का जो हमारा बिहेवियर है जी, उस पे हम ध्यान नहीं देते। ओके। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आप बाहर का ही खाना बहुत खाते हैं या आपका लाइफस्टाइल वैसा है। लाइफस्टाइल तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट थिंग कि लाइफस्टाइल अगर आपका करेक्ट नहीं है, आप पंक्चुअल नहीं है अपने आप को लेके, अपने शेड्यूल को लेके, ओके, उस वजह से ये आप अपने वजन पे ध्यान नहीं देते हैं और ये बढ़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या एक प्लेटू आता है, वो रुक जाता है। आप चाह के भी उसको कम नहीं कर पाते हैं। ओके। और जब आपने बोला एग्जाम्पल्स की बात, जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं। सबसे पहला डायबिटीज़, इंडिया को आज डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, मतलब कि है ही साइंटिफिकली प्रूवन। डॉक्टर्स ने ही कहा है, सारे रिसर्चर्स ने ये कह दिया है कि हम डायबिटिक कैपिटल हैं और ये बोलने में मुझे कोई प्राउड फील नहीं हो रहा है। लेकिन उसका पहला रीज़न, एकमात्र रीज़न यही है कि हम अनकंट्रोल्ड, हमारा जो फूड बिहेवियर है वो, तो बस वेट बढ़ना ही नहीं है ये मेटाबॉलिक कोई भी डिजीज़ का कारण। हमारा फूड बिहेवियर, जो मैं हमेशा ये फोकस करती हूँ, ओके, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस।
ये दो मेन कारण हैं जिनके कारण हम कोई भी डिजीज़ को अननोइंगली या अनइंटेंशनली इनवाइट करते हैं। ओके, तो एक तो फूड बिहेवियर और दूसरा आपने कहा लाइफस्टाइल। इन प्राइमरीली इन दो कारणों की वजह से वज़न भी बढ़ रहा है और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में आ रहे हैं, स्वास्थ्य में आ रहे हैं, उनका भी यही कारण होता है। बिल्कुल। तो फूड डिसिप्लिन के बारे में हम तो ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा लाइफस्टाइल, क्योंकि ये एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव वर्ड हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल। तो ये लाइफस्टाइल एग्जैक्टली क्या होता है और किसी भी व्यक्ति की लाइफस्टाइल अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होनी चाहिए? पहले तो एक बात ऐड करना चाहूँगी, ये हमारे सभी भी जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ। लाइफस्टाइल चेंजेस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही फैंसी और हाई फाई वर्ड है और बहुत ही रिच टाइप साउंड करता है कि आपको आपके लिए कोई वेलनेस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कर लेना चाहिए, योगा करना ही करना है, आपको पिलाते जाना ही जाना है, फैंसी फूड्स एंड एग्जॉटिक फूड्स खाने ही खाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही सिंपल और इकोनॉमिकल तरीके से हो सकता है। कैसे? तो इसके लिए आपको सर्टिफाइड जो भी डाइटिशियन हैं या फिर जो आपके डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास जाइए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, सारे डॉक्टर्स डाइट या न्यूट्रिशन को लेके इतने ज़्यादा फोकस नहीं होते क्योंकि उनकी पढ़ाई उसमें नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, तभी ये MNT मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से हो सकता है, पर उसके लिए ज़रूरत है आपको रीच आउट करने की। एक सर्टिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाइए, वो आपको असेस करेंगे। सो फर्स्ट स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। उसके बाद वो आपको इजीली आपके वे में जाके बता सकते हैं कि आप कैसे ये ला सकते हैं। उसके लिए कोई भी ऐसा रिच या बहुत ही हाई फाई आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि भाई हमें यही करना है, अब हमें एक जर्नी पे जाना है, वैसा नहीं। आप बहुत ही स्मूथली इसको कर सकते हैं। असेसमेंट स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो चीज़ है ये सभी लोगों के लिए सेम या सिमिलर नहीं हो सकती है, ये इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है। और जब कोई किसी के पास फिजिकली बात करते हैं या भले ही ऑनलाइन बात करें, तो उनके सिस्टम को एनालाइज करने के बाद ही उनको सजेस्ट किया जा सकता है कि आपको आगे क्या करना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, आपने पहले आप उनको ये बताते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। ऐसा तो नहीं कि आप गए और डॉक्टर ने मेडिसिन लिखना शुरू कर दिया। वो आपसे सिम्टम्स पूछते हैं। पर हम एज अ डाइट प्रोफेशनल क्या पूछेंगे? आपका शेड्यूल पूछेंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अब ये आपको या किसी भी पर्सन को नहीं पता चलता है कि वो कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, क्वालिटेटिव है कि नहीं खाना। ठीक है, तो हम उसको एसेस करते हैं, स्क्रीन करते हैं कि क्या इस टाइमिंग पे ये खाना आपके लिए ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा बाहर जंक ले रहे हैं तो वो कितना गलत है या नहीं गलत है। हार्मोनल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे, उसको एसेस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको भी हम एसेस करते हैं। और अगर कोई डिजीज़ है या वो किसी कंडीशन से स्पेशल किसी भी कंडीशन में है तो उसको स्क्रीन किया जाता है। सो क्लिनिकली और अच्छे से समझने के बाद तब हम ये उनको एक डाइट सजेस्ट करते हैं कि क्या चाहिए। तो वो तो ठीक है कि आपने इंडिविजुअली, लेकिन अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल वे में देखा जाए तो क्या, और जो लोग आप तक पहुंच नहीं पाते हैं फिजिकल या डिजिटल वे में, और बाद में ये सिर्फ वीडियो हमारा यहाँ पे देखते हैं, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे एक लोगों को कहें कि एक मोटा ये चेंजेस तो आप अपने जीवन में कर सकते हो और ये रूटीन फॉलो करके तो चल सकते हो? क्या पॉसिबिलिटी होती हैं या वो पॉसिबिलिटी बात करने के बाद इंडिविजुअली ही पॉसिबल हो पाती हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ये कहूँगी कि इस सवाल में ना आपका जीवन का सार है जी। अगर आपने अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया है एंड दैट शुड बी सस्टेनेबल। ये नहीं कि आज मैंने स्मृति मैडम से बात कर ली है, अब मैं 30 दिन या 60 दिनों के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूँगी, उसके बाद डाइट प्लान गया, स्मृति मैम गई, मैं अपना वापस, वैसा नहीं। सस्टेनेबल कोई भी चेंजेस लाने के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है जी। तो उसके लिए एक बहुत शेड्यूल्ड और आप अपने आप से ऑनेस्टली प्रॉमिस करिए कि मैं एक बहुत ही शेड्यूल्ड वे में अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँगी। लाइक आपका फूड पैटर्न ये नहीं कि बहुत ही अगर डिसरप्टेड है तो आपको वो सबसे पहले वो करेक्ट करना है जी। आज 8 बजे, कल 12 बजे, कल 3 बजे ये जो आप फर्स्ट मील ले रहे हैं तो उसको करेक्ट करिए। आज बाहर ही हैं तो कुछ भी खा लिया या कुछ भी नहीं खाया, बहुत देर तक नहीं खाया, तो थोड़ा सा चेंज करिए। देखिए, सभी लोग आज के टाइम में बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल
को फॉलो कर वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि उनका वैसा ही लाइफस्टाइल हो गया है जी। फिर भी उस अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। फूड एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आपको फुल मील खाने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छे हाइड्रेशन, अपना बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सेम टाइम पे अगर नहीं कर पाए तो उसको बैलेंस करना है छोटे मील से या फिर, लेकिन सबसे ज़रूरी आपको हाइड्रेशन ओवर द टाइम, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग वाले टाइम में। स्पेशली क्लाइमेट चेंज जहाँ भी है, और हम जैसे इंडियन पॉपुलेशन की बात करूँ तो इतना टेम्परेचर शिफ्ट रहता है। आप नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, वेस्ट, जैसे अभी बहुत समर पीक है और जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस टाइम पे वैसे कूलेंट्स हमें चाहिए। तो अगर इन शॉर्ट मैं अगर इसको समराइज करके बोलूँ तो बहुत ही शेड्यूल्ड वे में, और डाइट पैटर्न ऐसा कि आप एक बार स्क्रीन करा लीजिए अपने आप को कि क्या करना है, और हाइड्रेशन लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ओनली प्लेन वाटर नहीं, आप उसमें न्यूट्रिएंट डेंस लीजिए, क्योंकि वो जैसा आपका क्लाइमेट है, आप जहाँ रह रहे हैं वो आपको हेल्प करें। तो आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, पानी में कुछ एडिटिव्स भी डालने होते हैं। तो मोटे तौर पे क्या एडिटिव्स आप सजेस्ट करते हैं? और मान लीजिए जो पानी विद एडिटिव्स भी अगर हम ले रहे हैं तो लगभग कितनी क्वांटिटी में लेने से ये ठीक रहता है? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ वज़न को ये मान लेते हैं कि कोई 80 किलो या उससे ज़्यादा अगर कोई आ रहे हैं, क्योंकि 80 किलो तक होने तक तो होश आता भी नहीं है किसी को। 80 केजी जब कोई हो जाते हैं तभी लगता है वज़न बढ़ा हुआ है। तो 80 केजी वाला कोई अगर आपके पास आता है, एक पर्सनालिटी हम डेवलप करते हैं कि कोई लेडी है जिनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है, जिनकी एज लगभग 40 साल है, और जो 80 केजी की हैं, और कोई और उनको बीमारी एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कि कोई डायबिटीज़ भी नॉर्मल है, थायराइड भी उनका नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, एज सच उनको जो पता चीज़ें हैं वो सब नॉर्मल है, केवल वज़न बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लेडी को जो ये हाइड्रेशन वाली जहाँ तक सवाल है, तो ये कैसा होना चाहिए? और मान लीजिए वो नागपुर में रहती हैं, फॉर जहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े हायर साइड में रहते हैं, तो उनके लिए जो हाइड्रेशन या पानी का कंजम्पशन वो कैसा होना चाहिए? देखिए, पहले तो इसको करेक्ट करना चाहूँगी, जो आप एडिटिव्स बोला, तो एडिटिव्स फूड इंडस्ट्री में एडिटिव्स का मतलब होता है जो हम फूड में स्पेशली डालते हैं उसके टेक्सचर को बढ़ाने के लिए या फिर उसको स्मूथ करने के लिए, और मोस्टली वो हेल्दी नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में जब हम एडिशन की बात करते हैं कि हमने जैसे मैंने आपको बोला हाइड्रेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट चाहिए, तो वहाँ पे जो एडिशन है वो है निगेटिव कैलोरी फूड से आप उसको डेंस कर सकते हैं, जो हाइड्रेशन लेवल को बूस्ट करेगा। निगेटिव कैलोरीज फूड, जैसे आपने कुकुम्बर लिया, आपने प्लेन वाटर में कुकुम्बर स्लाइसेस डालिए, अब आप बोलेंगे कुकुम्बर ही क्यों नहीं खा ले, आप खा लीजिए, लेकिन जब आप पानी बस सिप ऑन कर रहे हैं तब भी उसमें कुकुम्बर स्लाइसेस डाल सकते हैं। जब सीजन फ्रेंडली रहेगा तो ऑरेंज स्लाइस डाल सकते हैं। मुझे आंवला बहुत पसंद है, मैं आंवला डालती हूँ, मिंट डालती हूँ, मतलब जो आपको पसंद है, और ऐसी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग सीड्स के फ़ैन हैं तो सीड्स भी डालते हैं, आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इस तरह से जैसे एप्पल स्लाइसेस है, उसको इनरिचमेंट मिलेगा और वो अच्छा है, और आप सिप ऑन करते रहिए। वो ऐसा पानी पीने का बहुत तरीका मैंने लोगों को देखा है, एक बार में वो इनगल्फ कर जाते हैं, जैसे 1 बॉटल पी लिया और प्राउडली बोलते हैं मैंने आज 4 लीटर पी लिया, मैंने 5 लीटर पी लिया। वो क्या होता है कि एक ही बार में उनका वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, फिर ओवर द डे वो इतना कम हो जाता है कि आपको फिर वो जो थर्स्ट का लेवल है वो आपको लगेगा कि अरे इतना पानी पी रहा हूँ, इतना पानी पी रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये जो पर्सनैलिटी हमने जो डेवलप की, इस पर्सनैलिटी को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, अभी क्लाइमेट की ना भी बात करें तो आइडियली आपको 2 लीटर या मिनिमम है चाहिए। जैसे पहले हम 8 से 10 ग्लास बोलते थे, जो कि ऑलरेडी 2 से 2.5 हो जाता है। लेकिन इसको फिर हम ओनली एक पैरामीटर नहीं मान सकते हैं। जैसे बहुत सारी स्टडीज़ में बोलते हैं कि 30 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट भी चाहिए, बट अगेन आप इसको एक पैरामीटर नहीं मान सकते। आपकी हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और उनको फील होता है। और समटाइम्स वी जस्ट स्किप, हमें प्यास लगती है और हमें लगता है कि आई एम हंग्री, और हम जाके खाना खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं।
एक्चुअली वो हंगर है, वो Okay. आपको जो वो कह रहा है कि नहीं चाहिए वो पानी, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके सो इन बिटवीन जो है जी। वो आप सिप ऑन करते जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो सिप का मतलब क्या है कि कोई क्वांटिटी या 2-3 घूंट ऐसे पी लेना चाहिए? हाँ, बॉटल से अवॉइड करना चाहिए। वैसे मैं भी करती हूँ, अगर ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बट Okay. अगर मैं जैसे कहीं बैठी हूँ, अपने जी। क्लिनिक पे हूँ या अपने घर पे हूँ या कहीं भी मैं सिटिंग हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं ग्लास से या कप से पीऊँ, ओके क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर वो एयर भी जाता रहता है, तो एयर जाते रहता है और आपको बाद में लगता है अरे ओ फूलन ऐसा, मैं फूल रही हूँ Okay. ऐसा। Okay. सो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर टू सिप ऑन थ्रू योर ग्लास और कप। ओके अगर आप ओके, तो possible- एक बार में जब हम पी रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल कप होता है, जी। ये तो 300 ml का है, बट जो नॉर्मल कप है वो 125-150 ml का होता है, तो एक बार में एक कप को आप सिप बोल रहे हैं या उससे भी कम पीना है? हाँ, उससे भी कम पीना है ओके और फिर आप पीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि आते ही हमने गट पी लिया, क्योंकि आपने बहुत देर कर दिया हुआ है, जी वो टाइम गैप इतना ज़्यादा हो गया है कि आपकी बॉडी कंटिन्यू आपको सिग्नल दे रही है कि प्यास लग रही है, पर आपने उसको अवॉइड किया, आपको Okay. लग रहा है कि भूख लग रही है, Okay. आपने खाना खा लिया बहुत सारा, ओके ओके और अगेन फिर वो पानी जो है जी। उसके ऊपर डाल दिया ऐसे गट कर, सो वो एयर वहाँ पे जाके Okay. जमा हो जाता है, Okay. और इसलिए हम ये ब्लोटिंग का एक और कॉज ये भी है। जी। दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस में बताते तो हैं। अब हम आते हैं अपने मेन साइंस के ऊपर। जी। आपने 2 शब्दों का यहाँ पे अभी तक इस्तेमाल किया जी। है। इनमें से एक आपने कैलोरी की बात की, हमें कैलोरी नेगेटिव कैलोरी Negative वाली calorie, चीज़ें जी। होनी चाहिए। दूसरे शब्द की मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो ये कैलोरी एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमने कुछ ना कुछ ह्यूमन बीइंग ने ढूंढा, जी तो खाने के लिए कि भाई ये एनर्जी गिविंग जो भी हम फूड खाते हैं जी। वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ओके लेकिन वो एनर्जी को कैसे मापा जाएगा, जी तो उसके बाद ICMR ने, NIN ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन लोगों ने अपना ढूंढा और उन्होंने फिर कहा कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी को हम मापते हैं कैलोरी में। ओके पर ये कोई ऐसा मैं बोलूँगी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि इतना आपको एग्जैक्ट ये बता देगा। जैसे ऑन अप्रॉक्सीमेट हम बताते हैं 1 टीस्पून में 20 किलो कैलोरी, एंड ये कुछ फूड इंडस्ट्री के भी देन है कि वो बिल्कुल कैलोरी काउंटेड हर कुछ में कैलोरीज। अभी का जो एरा है, जो टाइम है, जितने भी रिसर्चेज और एडवांस रिसर्चेज हो रहे हैं, वो ओनली कैलोरी पे नहीं फोकस्ड है कि आप इतने ज़्यादा मेंटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमने इतना कैलोरी ले लिया। हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए कि कितना न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को चाहिए, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। बैक टू योर क्वेश्चन, कैलोरी इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ, इट्स अ मेजर, मतलब Okay. जो भी आप एनर्जी ले रहे हैं, तो उसको समझने के लिए, एक आसान से शब्द में समझने के लिए जी वो कैलोरी है ओके कि आपने इतना खाना खाया, क्योंकि उसका कोई वेट तो है नहीं। अब हम एक रोटी मैं खा रही हूँ, उसमें मैंने आटा 25 to 30 ग्राम्स वाला लोग एक रोटी इंडिया में बनाते हैं, सब पतला सा, अप्रॉक्सीमेट हम जी, 100 कैलोरी जी। बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ये मानना है वो समझने के लिए, आपके लिए और आपसे ज़्यादा उस डाइटिशियन जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है उसको समझने के लिए। जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया या कोई क्लाइंट आया, जी तो मैं उसको कैसे समझूंगी? डॉक्टर्स तो दवा से बताते हैं आपने इतने डोज लिया, कितने घंटे पे लिया, तो मैं उससे उसका खाना ही पूछ सकती हूँ। वो मेरे लिए मुझे आसानी होगी जी उनको उनका डाइट पैटर्न समझने में। तो जैसे हम लोग मेज़रमेंट की बात करते हैं, कप से मेज़र करते हैं, बोल से मेज़र करते हैं, टीस्पून से मेज़र करते हैं, टेबल स्पून से मेज़र करते हैं। जी। कप के साइजेस सबके अलग होते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम कैलोरी की ज़्यादा नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम पोर्शन साइज़ की है। ओके अगर मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप एक कटोरी आप प्लीज़ ले लो, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे मिस किया लिखना, तो एक कटोरी मतलब आज शीला के घर में बड़ा सा कटोरी है, मीना के घर में छोटा कटोरी है, तो उससे बहुत डिफर हो जाता है। ओके नहीं, वो तो ठीक है। पोर्शन कंट्रोल, अगर आप पोर्शन की बात कर रहे हैं तो फाइनली एट द बैक ऑफ माइंड कैलोरी की ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये उनसे ज़्यादा मुझे समझने के लिए, ओके क्योंकि मैं उनको चाहती हूँ थोड़ा सा उनको रिस्ट्रिक्शन आए। रिस्ट्रिक्शन मतलब उनका थोड़ा फूड बिहेवियर चेंज हो। ओके, फूड बिहेवियर चेंज हो, मतलब हाँ। अगर रेस्ट्रिक्शन आ रहा है हाँ। कि वो अभी मान लीजिए एक कटोरा भर के चावल खा रहे हैं, तो हाँ। आप उनको कटोरी में ला रहे हो, हाँ। तो ये पोर्शन कंट्रोल हुआ। राइट। एट द बैक ऑफ योर माइंड आप जो सोच रहे हो वो कैलोरी ही सोच रहे हो, अदरवाइज कुछ कंट्रोल क्यों करना है?
नहीं, क्योंकि कैलोरी के साथ और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। सपोज़ अगर उसने बोला, मेरे एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे मिल्क प्रोडक्ट बहुत पसंद है और मुझे तो श्रीखंड खाना ही खाना है जी। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ श्रीखंड इन इंडिया वो वैसा है कि उसमें फ़ैट भी है, क्योंकि आप फुल फैट मिल्क का ही श्रीखंड बनाते हैं। ओके। तो रेसिपी को जानना पहले ज़रूरी है कि आप बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप टोन मिल्क से श्रीखंड बनाएंगे तो नहीं होगा। अब जैसे मेरे अगर क्लाइंट या एक पेशेंट है, वो मुझे बोलते हैं मैम लेस ऑयल में पूरी बना ले क्या, तो मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे रेसिपी बताइए कैसे बनता है, क्योंकि लेस ऑयल में पूरी तो नहीं बन सकता, तलना तो क्योंकि उसको तलना है ना, वो आटा उसके अंदर जाएगा, वो गोला फूलेगा, तब वो पूरी बन के निकलेगा, तो ऑयल तो वो लेगा ना। तो यानी कि अगर मैं आपकी बात से समझूं, जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिए, तो ये जो कैलोरी डेफिसिट का कंसेप्ट कहा जाता है, ये फेक है? नहीं, फेक तो नहीं है, लेकिन ओनली दिस इज द टारगेट, या उसको सॉल्यूशन बोले नहीं, मैं यही तो इसीलिए मतलब कि अगर आप किसी बढ़े हुए वजन को या वजन कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट अप्लाई कर रहे हो, कटोरे से कटोरी पे आ गए, तो वो इट्स नॉट वर्केबल। नो, इट इज़ वर्केबल। सी, कोई भी फूड प्रिंसिपल जो है ना, बैलेंस पे काम करता है। ओके। सो बैलेंस हम कब लाएंगे, अगर कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वाले को हम थोड़ा कम करते हैं ताकि वो लाइन में आ जाए। ओके। तो कैलोरी डेफिसिट वहाँ काम करती है। ओके। तो अभी हम मेन सवाल पे आते हैं कि हमने कैलोरी कहा कि भोजन को समझने के लिए कैलोरी होना भी आवश्यक है जी। तो ये कैलोरी, मुझे एक बात बताएं, आपकी तो स्टडीज़ बहुत ही हाई लेवल की रही हैं और फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट से आपने अपना एजुकेशन ग्रहण किया है, चाहे वो सर्टिफिकेशन, और आपका तो एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आपका मैसिव एक्सपीरियंस है। जो भी लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं कि HN रिलायंस हॉस्पिटल में आपने किया, अंबानी हॉस्पिटल में आपने काम किया, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपने काम किया है, बहुत लंबे लंबे समय तक किया है। कैलोरी मेजरमेंट होते हुए या आपके किसी करिकुलम में कैलोरी मेजरमेंट आपने किया है कि कोई मशीन में आप गए और वहाँ पे रोटी रखी, वो रोटी 30 ग्राम की है या 100 ग्राम की है, और उसका मशीन का ढक्कन बंद किया और आपकी आंखों के आगे उस रोटी की कैलोरी आ गई, कभी ऐसा किया है? नहीं, देखिए, जब हम कैलोरी की बात करते हैं ना, तो हम उस इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, फूड प्रोडक्ट की नहीं। ओके। आप मुझसे पूछेंगे कि रोटी में कैलोरी, रोटी में नहीं, आटा, ओके, दैट रॉ आटा वी टेक। ओके। सो अप्रोक्सीमेट अगर हम 30 ग्राम्स ऑफ आटा लेते हैं जी, तो उसमें इतनी कैलोरी हो गई। नहीं, आपने हाँ, रोटी बनने के बाद आपने घी लगा दिया तो ऐड ऑन हो जाता ओके। है। तो नहीं, हम चीज़ों को सिंपल रखते हुए, हाँ। मैंने गेहूं का आटा लिया, जो मान लीजिए हम ये कहते हैं, गेहूं भी मैं फर्दर कर देता हूँ कि एक हमने MP सीहोर गेहूं लिया और उसको अब चक्की में ले जाके बिना किसी एडिटिव के, मतलब पैकेज आटा नहीं है, बिना किसी एडिटिव के चक्की में पिसवाया और उसको कहा पंजाबी मीडियम आटा पीस दें। घर में आए, सिर्फ उस आटे में केवल पानी मिलाया और एक रोटी बना दी, और उस रोटी का वजन 100 ग्राम है। क्या इसकी कैलोरी नापी जा सकती है, मेजर की जा सकती है या नहीं की जा सकती? और क्या आपने कभी किसी भी चीज़ के कैलोरी के मेजरमेंट को एविडेंस किया है जहाँ पे आपने कैलोरी नापी हो, चाहे वो आटे की हो या भले वो रोटी की हो? देखिए, आपका सवाल अच्छा है, मैं समझ सकती हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मैं वापस उस पे आऊँगी। फूड प्रोडक्ट पे हम नहीं जाते। जब भी कैलोरी की बात होती है, मतलब उसका मेज़र, उसका माप, उसकी इकाई जो हम समझ सके, तो वो हमेशा रॉ मटेरियल जो है, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट है, हम उसको देखते हैं। रोटी का कैलोरी मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा कि आटा उसने उतना लिया, उसने वो रोटी बनाया, तो उसमें उतनी कैलोरी है जी। उसने उसमें घी डाला तो उसमें उतनी कैलोरी है जी। अगर उसने 30 ग्राम्स वाला रोटी बनाया है तो उसमें पर्टिकुलर इतनी कैलोरी है, अराउंड 100। अगर उसने मोटी वाली रोटी बनाई है, मतलब ज़्यादा आटा लिया है जी, तो उसमें कैलोरी ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा है। आपने जब अपने लेबोरेटरीज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैलोरी फाइंड करने के लिए किए होंगे, तो आपने किस चीज़ की कैलोरीज को मेजर किया है, जो आपने खुद मेजर किया हो या आपके प्रोफेसर ने किया हो? कि सब लोग, मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 के 30 ने तो शायद नहीं किया होगा, कि चलो प्रोफेसर ने करके आपको दिखा दिया हो कि भाई आइए ये मशीन है, और उसमें स्मृति जी और स्मृति जी के क्लासमेट सारे खड़े हो गए, और वो मास्टर जी ने, प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने आपको कोई कैलोरी मेजर करके दिखाया हो, ये कौन सी कैलोरी आपने? नहीं, ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट में कैलोरी मेजर नहीं करते हैं। ओके। देखिए,
जब ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड NIN, इन लोगों ने जब मिलके इसको बहुत ही पहले ये सोचा था कि कैसे हम लोगों को समझाएंगे, कि कैसे हम समझ सके कि इस खाने में ये न्यूट्रिएंट है, तो उसको मापना ज़रूरी है। तब ये कॉन्सेप्ट एनर्जी का यूनिट है कैलोरी, ठीक है, ये तो बहुत हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि वो है, लेकिन जब खाने की बात आई तो वो वन मोर टाइम वो इंग्रेडिएंट को ही उन्होंने फोकस कर दिया। तो यानी कि एक... और हम एज अ स्टूडेंट कि कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट है जो फूड एंड न्यूट्रिशन का है, वो खाने का कैलोरी जाके काउंट नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि रॉ जो भी इंग्रेडिएंट है उस पे लोग निकालते हैं, मतलब लोगों ने निकाला है, निकाला है, लेकिन आपने नहीं निकाला, आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं निकाला, आपके प्रोफेसर ने नहीं निकाला। आप कह रहे हो किसी XYZ, वो ICMR हो या वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट हो, हाँ, क्योंकि हम उसको फॉलो करके उन्होंने फिर एक गाइडलाइन दिया, फिर वो एक बुक आती है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का ये बुक है, RDA, रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस। तो उस बुक में वो प्रूवन होता है और वो लिखा होता है कि ये इसमें इतनी कैलोरी होती है, हर जो डिफरेंट 5 फूड ग्रुप्स हैं उसके बारे में दिया होता है कि इतनी कैलोरीज, इतनी प्रोटीन है, सारे असेसमेंट उसमें रहते हैं। तो हमारे पास इस समय जो सुपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं स्मृति जी, उन्होंने कहा कि ICMR ने एक RDA रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024 रिलीज़ की थी, और वो रिसर्च करके रिलीज़ की है, ये स्मृति जी कह रही हैं। लेकिन मेरे पास एविडेंस है, रियल एविडेंस है, जहाँ पे ICMR के RTI के द्वारा उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई भी रिसर्च की नहीं है, और केवल 50 मीटिंग करने के बाद 4 साल तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट 50 मीटिंग किया, टेबल टॉप मीटिंग हुआ, जूम के माध्यम से मीटिंग हुआ, और न जाने कहाँ से वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस उन्होंने इशू किए। अब दूसरी बात पे हम यहाँ पे आते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे ये साइंस पढ़ाई जा रही है, उनकी लेबोरेटरी में इस टाइप के कोई मेजरमेंट नहीं हो रहे हैं, ये तो एक फैक्ट है। अब आगे चलते हैं स्मृति जी, हम सभी ये जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म की आपने बात की, लेकिन खाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम माना जाता है, जिसको कहते हैं प्रोटीन। तो अगेन, क्या कोई आपके लेबोरेटरीज में, चाहे वो भले प्रोफेशनल लाइफ में या एजुकेशन लाइफ में, क्या आपने प्रोटीन के मेजरमेंट्स कभी किए हैं, जो खुद से किए हैं सफ़ेद कपड़े पहन के, और कोई माइक्रोस्कोप या ये सब चीज़ें लेने के बाद कि भाई ये देखो ये अंडा है, और इस अंडे, ये मुर्गी का अंडा है, नॉर्मल अंडा है, और इसमें इतने ग्राम प्रोटीन है, या इसके अंदर सारे 24 अमीनो एसिड्स हैं, कुछ इस टाइप का आपने एक्सपेरिमेंट किया है लैब में? नहीं, ये हमने जैसे आपको बताया कि ये काम ICMR और NIN का है। ये जो गाइडलाइंस पब्लिश करके ये बुक हमें देते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग, देखिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन वो कैसे बोल सकती है कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है। उसके लिए जो है वो होल एंड सोल वो बुक है, जिसको वो फॉलो करेगी या करेंगे, जो भी। और वो जो रिसर्चर्स हैं जो सालों साल से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उसको रिसर्च करके उसमें हमें देते हैं कि ठीक है, हमें क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में ही सालों साल अपना दिया है। और इसको जब ये पब्लिश हुआ था उसके बाद कंटिन्यू रिवाइव हो रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि वो 98 उनकी सबसे पहले RDA 98 में आई, और ये उसके बाद वो ये 24 का जो है लेटेस्ट गाइडलाइन। तो उसके बाद उसमें इन्वॉल्वमेंट होता रहता है, वो इवॉल्व होता रहता है, उसमें वो पब्लिश करते रहते हैं न्यू चीज़ें, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। मैं, स्मृति या फिर कोई भी न्यूट्रिशन प्रोफेशनल वो जाके रैंडमली कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। कैसे होता है? क्योंकि हमने उसको पढ़ा और कहाँ से पढ़ा, वो सोर्स क्या है, हम भी तो कहीं से पढ़ के ही आएंगे ना, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो सोर्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और हमारे पास एक ही सोर्स है। मतलब और कहीं के किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के हम लोग उसके पब्लिश रिजल्ट को नहीं देखते, लेकिन ये जो है जो न्यूट्रिशन फील्ड का ये रिसर्च है, हमारे लिए हमारा गीता वही है। तो उसको पढ़ के हम उससे ही समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं स्मृति जी, जो कहीं और से आ रही हैं, आपने विटनेस नहीं किए हैं, आपने इनको एविडेंस देखा नहीं है, तो इसको हम साइंस मान सकते हैं कि ये एग्जैक्ट साइंस है।
तो ये मानी हुई बात हो रही है कि भाई ये लिखा है आईसीएमआर ने, हमें नहीं पता आईसीएमआर ने स्टडी किया कि नहीं किया, बट हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने स्टडी किया है। और उसके अगर उन्होंने स्टडी नहीं किया होता तो वो पब्लिश नहीं होती। ओके, नहीं ये तो मेरे पास है, वो एक अलग बात विषय हो जाता। उन्होंने कहा है कि हमने कोई रिसर्च तो नहीं की। ऐसे तो फिर ये सारे न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट्स जितने हैं, सबसे पहले तो NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, पहले तो वही बंद हो जाएगा। होना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ एक्चुअली। मेरे पास तो क्योंकि रिटर्न में है वो जो RDA आपने पढ़ा है, उस RDA के ऊपर डॉक्टर राजीव बहल ने, जो उनके भारत सरकार के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है वहाँ पे कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये RDA बनाई। तो हमने पूछा कि क्या रिसर्च की आपने? उन्होंने कहा हमने तो कोई रिसर्च ही नहीं करी, ऐसी बैठ बैठ के बातें किया, चाय वाय पिया, वो अपने घर में बैठ के चाय पी रही है, मैं अपने पी रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास, रिटर्न है। बट एनीवेज हम उस पर बात नहीं, हम ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि ऐसे में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग जहाँ पे न्यूट्रिशन फैकल्टी है, ये सब के लिए फिर ये बहुत, ये सब गलत ही पढ़ा, क्योंकि पढ़ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं जो उनके लिए वही प्रोटोकॉल है जी। मतलब उसको हम, जैसे हम बोलते हैं ना, अबाइड बाय द रूल्स, तो उसको हम झुठला नहीं सकते। लेकिन एक बात तो निश्चित है, उन्होंने भले ही लिख दिया हो, लेकिन किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ों का मापदंड, मतलब मेजरमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी इस टाइप का आपने नहीं देखा है, कम से कम नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ओके, नहीं मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए सपोज मैं कहता हूँ कि अंडे में, पहली बात तो एमिनो एसिड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, अगर होती भी है तो अंडे में 5 ही होते हैं। कैसे पता चलेगा 5 होते हैं कि 25 होते हैं कि 24 होते हैं? नहीं, बट ये चीज़ें तो प्रूवन है। जब न्यूट्रिएंट की स्टडी की गई और उसको निकाला गया, जैसे प्रोटीन सोर्सेज का या कार्ब सोर्सेज का, तो उस पर तो असेसमेंट हुआ। इसके तो टेस्ट हैं ना अलग अलग, प्रोटीन टेस्ट के लिए बहुत सारे, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो वो तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके लिए लैब है, उनके लिए वो पर्टिकुलर टेस्ट है, सपोज एल्डाल टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो उसमें देखा जाता है कि कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। इसको तो नहीं झुठा सकते, बिकॉज दिस इज एविडेंस, मतलब इसका है। हाँ, वो ठीक है, वो कहीं किसी लैब में एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन स्मृति जी ने अपने लंबे एक्सपीरियंस में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने एविडेंस नहीं किया कि भाई ये मूंग दाल है, मूंग और ये अंडा है, मूंग दाल का प्रोटीन ऐसा और अंडे का प्रोटीन ऐसा। आपको कॉलेज की लेबोरेटरीज़ में या प्रोफेशनल जब आपका लाइफ शुरू हुआ वहाँ पे मेजर नहीं करवाया गया। आपके कॉलेज में जब आप ये न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे थे स्मृति जी, उस समय किस तरीके के लेबोरेटरीज़ में क्या करवाया जाता है, क्या चीज़ आप देखते हैं जो न्यूट्रिशन से संबंधित होती है? देखिए, उस वक्त न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में वो किस में रिच है, लाइक उसमें प्रोटीन का वो सोर्स है, तो कितना प्रोटीन है, प्रोटीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये लैब में होता है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो वो एक फार्मूला के साथ, तो वो लैब में करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि एक कोई आप जैसे एग लेके आ गए या चिकन लेके आ गए या कोई भी सी फूड लेके आ गए और आपने बताया, तो उस तरह से नहीं की जाती मेजरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वन मोर टाइम आई विल से कि वो ऑलरेडी किया हुआ है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसको फूड एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं, तो ये टेबल मेंशन है अपने ICMR बुक में, तो वो उन लोगों ने किया और उन्होंने बताया कि ये ऐसा है। लाइक हाउ डॉक्टर्स डज इन मेडिसिन, उनको क्यों ये पता है कि आज इसको अगर ये डायबिटिक पेशेंट है उसको चलो GLP-1 पे रखते हैं, इस तरह के ड्रग्स देते हैं, मतलब अलग अलग डिजीज़ में वो अलग अलग तरह, जैसे स्टेरॉइड्स भी उनको देना होता है, तो अलग अलग जो डोजेज हैं, क्योंकि उनकी स्टडी की गई ना, उस मेडिसिन पे स्टडी की गई। एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है जिसने बोला कि हम इसको ऑथेंटिसाइज करते हैं कि ये है, तो डॉक्टर्स ने फॉलो करना शुरू किया। सेम विद द न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स, डाइटिशियंस जो भी हैं, कि हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन, मतलब हम इस पूरे फूड इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है। हाँ। और ये सालों से जो चल रहा है ये प्रैक्टिस, उस पे क्वेश्चन है। ओके जी, यही हम एक्चुअली इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही एविडेंस को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि, और वो एविडेंस
हमने बात की, इंस्टीट्यूट से भी बात की, उनको भी लिखा कि भाई हमें आके एक्चुअली जानना चाह रहे हैं, एविडेंस देखना चाह रहे हैं। लेबोरेटरीज से भी हमने पूछा, जो प्रोफेशनल लेबोरेटरीज है, कि मुझे समोसे की कैलोरी को मेजर करना है, बट अल्टीमेटली बात यही हो जाती है कि कैलोरी को मेजर किया नहीं जा सकता है। तो हम अपनी चीज़ों को आपके माध्यम से जानना चाह रहे थे। ऐड करती हूँ, देखिए समोसा जो फूड प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट को हम नहीं देख सकते, हम इंग्रेडिएंट को देखेंगे। ओके। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आप उसको मेजर करिए, हाँ, तो कैसे आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह मैं बोलूँगी कि अब समोसे की आपने बात की, तो मैं जो एज अ फूड प्रोफेशनल हूँ, मैं पूछूंगी इंग्रेडिएंट क्या क्या है, ठीक है, ये लिखिए। अभी एक तो इंडिया में जैसे अलग अलग जो रीजन के हैं, सेम चीज़ सेम फूड है ऑलमोस्ट, लेकिन उनकी रेसिपीज़ अलग होती है। तो अगर मैं बोलूँ सपोज जो मेरे सब्ज़ी बनाने का तरीका और एक अगर वेस्ट में, अगर साउथ में उनके सब्ज़ी बनाने का तरीका, मैं ये नहीं कह सकती कि सेम ही कैलोरी। जी। तो उसको समझने के लिए हमेशा इंग्रेडिएंट, आपका इंग्रेडिएंट क्या है और कैसे आप प्रिपेयर करते हैं। तो एक और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं स्मृति जी। जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपने भी कहा और सभी हम लोग समझते हैं। एक और सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है कि इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? देखिए, प्रोटीन डेफिसिट है हम, क्योंकि स्टडी ने बोला है, ऐसा स्टडीज़ में आया है, और ये एक दो स्टडीज़ नहीं है, देयर आर माउंटेन्स ऑफ रिसर्च। ओके, ठीक है, आया है। लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंट वो अगेन हमारे फूड, हमारा जो पैटर्न है डाइट का, तो हम कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्पेशली इन जो लोअर जो एरिया, जो अनप्रिविलेज्ड, अगर आप सोसाइटी में देखेंगे या फिर जो विलेज के साइड हम देखते हैं, वहाँ पे कार्ब्स का वो बहुत लोडेड रहता है उनके प्लेट में, और प्रोटीन कम रहता है। ओके। प्रोटीन का सोर्स जैसे वैसे ऐसा नहीं है कि उनके पास वो सोर्सेज हैं नहीं अवेलेबल। हाँ, ये मानती हूँ कि वो उनको थोड़ा महंगा पड़ता है कार्ब्स के जो सोर्सेज हैं उनसे। ओके। जैसे राइस अगर वो खरीदने जाएंगे और दाल खरीदने जाएंगे जी, तो वो प्रेफर करेंगे चलो राइस ही ले लेते हैं। ओके। तो जब फूड की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट ठीक है लोगों को भी समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इमोशनल फैक्टर है, फिनेंशियल फैक्टर है, कि आप कैसे खरीदेंगे, आपको सस्टेन करना है। तो प्रोटीन इतना, उनका जो चॉइस है वो चेंज हो जाता है। ओके। मतलब जानबूझकर नहीं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, वहाँ पे कैपेबिलिटी भी है। और गवर्नमेंट का भी जो भी स्कीम्स है, मैंने बहुत मैं फॉलो करती हूँ, छोटे छोटे स्टेट्स में या फिर जो बिल्कुल रूरल विलेज साइड में जो भी उनके स्कीम्स होते हैं कि इतना अनाज फ्री में दे दिया, इतना अनाज फ्री में दे दिया। आप जब भी रूट में जाएंगे, ओनली सीरियल्स, उसमें भी राइस, वो राइस देते हैं। राइस क्यों, आप प्रोटीन क्यों नहीं दे सकते जी। अब आप बोले गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो जब आपको कॉस्टली पड़ता है देने में, तो जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी तो कॉस्टली पड़ता है, वो नहीं लेते हैं। तो बाय चॉइस ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते हैं, लेकिन उनको वो प्रेफर नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस ये नहीं है कि वो महंगी चीज़ें लें। ओके। तो डेफिशिएंट एक इस वजह से भी है। दूसरा, वो पूरा माल न्यूट्रिशन बेल्ट ज़्यादा रहता है जो भी प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि प्रोटीन के साथ बस प्रोटीन ही नहीं जाता, उससे आयरन भी जाता है हमको। क्योंकि मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं हमेशा वेजिटेरियन सोर्सेज को ही प्रमोट करती हूँ और चाहती हूँ जो आपके रीजनल टच से रिलेटेड फूड्स हैं, आप जहाँ के हैं आप वही खाना ज़्यादा खाइए। okay. अगर आप साउथ वाले बेल्ट से हैं जहाँ पे रागी बहुत प्रेवलेंट है, तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि भाई आप ओट्स ही ज़्यादा खाओ, आप रागी खाओ जहाँ पे जिस बेल्ट में जैसा, क्योंकि फूड जो है आपके जोग्राफिकल रीजन में जो अवेलेबल है, जो भी खाते हुए आप बड़े हो रहे हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स ने खाया है, उसको ही फॉलो करना अच्छा है। ओके। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कश्मीर में बड़ा हुआ या पंजाब में बड़ा हुआ और नौकरी के सिलसिले में वो मालदीव्स में जाके बैठ गया, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे तो मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, मालदीव्स में तो कुछ भी नहीं मिलता है, या मिलेगा कुछ फ्रोज़न ही मिलेगा, हो सकता है वो मैदे का ही बना हुआ हो। तो ये बहुत सारी, ठीक है, ये एक विषय हो जाता है, लेकिन आप अपन मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारा एक जो टॉपिक है, ओबेसिटी बढ़ते हुए वज़न की वजह से होता है। तो बढ़ते हुए वज़न में एक तो ये हमने बहुत सारी बातों को चर्चा में अपने लेके आए, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब वज़न बहुत ही ज़्यादा जब तक नहीं बढ़ जाता है तब तक लोगों को इसको ध्यान भी नहीं आता है कि भाई 80-85 किलो के हो गए या 100 किलो के हो गए, आपके पास भी 120 किलो के भी लोग आते होंगे, वहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं?
जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जो बात की थी फूड जी। बिहेवियर की, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं, आपने जो बोला ना 80 किलो 90 किलो 100 किलो, एक्चुअली वो किलो पे भी ध्यान नहीं देते कि वेट कितना है। जब उनको सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं चलता हूँ तो थक जाता हूँ, Okay. मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं बेंड नहीं कर पा रही हूँ, ये जो सिम्टम्स हैं वो जब आपको लगते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, तब आप जाते हैं। वैसे भी ह्यूमन नेचर है, ये टेंडेंसी है, जब तक वो बहुत फोर्स नहीं पड़े ना, कहीं से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आता, तब तक हम इतने सीरियसली लेते नहीं। यानी कि जब आपके रोजमर्रा का जो जीवन चलना जब दूभर हो जाए तब हाँ, ध्यान आता है बिल्कुल। कि वजन बढ़ा हुआ है, इसका बढ़ गया कुछ है। किया जाए। हाँ, क्योंकि जैसे वजन बढ़ा हुआ है, अगर जो भी आप ये ओबेसिटी की बात करते हैं, मतलब ओवरवेट हुए तब तक नहीं पता चलता है। जब आप ओबीज हो जाते हैं, जी। मतलब आपका बीएमआई बहुत हाई हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, अब जो है वज़न कम करना चाहिए। और हाँ, एक बात और जो आपने बोला स्टार्टिंग में कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वज़न बढ़ा मतलब आपको बीमारी और भी कोई बीमारी साथ में है जी। मे भी आपको पता ना हो, हाँ, लेकिन हाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो भी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके वेट ज़्यादा है लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है। तो ये बहुत ही अमेजिंग, अभी के टाइम पे बहुत अलग सा लगता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ 35-40 ईयर्स के आते हैं, बहुत यंग ही एज है, उनका लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड है, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और कहीं आप देख रहे हैं कि इतना वेट होने के बाद भी उनका सब क्लियर है, मतलब उनका ऐसा कोई रिपोर्ट में कुछ बहुत खास ख़राब हो ऐसा नहीं है। तो वो एक जो है जब अंदर से फील होने लगे कि नहीं अब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सिम्टम्स दिखने लगे और अलार्मिंग लगे, तभी लोगों को समझ में आता है कि हम थोड़ा हाई लेवल पे चले गए, अब वापस हमको अपने इस पे आना चाहिए। इस पॉइंट पे जी, आप सभी लोगों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, तो एक संदेश दे दीजिए कि किस तरीके से किस पॉइंट इन टाइम पे उनको सतर्क हो जाना है जिससे कि स्वास्थ्य खराब ना हो। क्रिस्प एक मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को अगर ऐसे लगता है कि आप एक ज़रूरी इंसान हैं, क्योंकि ये लगना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी ज़रूरत, अपनी अहमियत समझते हुए सस्टेनेबल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, कि अपना रूटीन एक ऐसा हो जिसमें हम एकदम कंसिस्टेंसी के साथ वो फॉलो करें। ख़ासकर महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि दूसरों के लिए करते आ रहे हैं, अपना कोई रूटीन ही नहीं है, इसमें लॉस आपका है, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको अपने आप से इतना प्यार नहीं, वो पहले करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और सस्टेनेबल कुछ भी गोल होना चाहिए। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म मत बनाइए, 7 दिन कर लेंगे, 1 महीने कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, नहीं, सस्टेनेबल करना है, क्योंकि जब बीमारी होगी ना, वो आपको होगी, वो दूसरे नहीं आएंगे, वो आप झेलेंगे, आप समझेंगे। तो सस्टेनेबल अप्रोच रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, एक रूटीन बनाइए लाइफ का। खाना क्या खाना है, खाना कितना खाना है, वो ज़रूरी है, लेकिन एक कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफस्टाइल को फोकस करिए, और अच्छा खाना, बुरा खाना, फैटी खाना, कम तला खाना, ये चॉइस है, और कुछ फूड इंडस्ट्री की भी देन है, ये हम लोग कुछ टर्म ऐसे फैंसी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपना रूटीन सही करिए, हाइड्रेशन इम्प्रूव करिए, सेम टाइम पे खाना खाइए, कोशिश करिए। मतलब सबके शेड्यूल वैसे होते हैं, मैं समझ सकती हूँ, खासकर जो वर्किंग हैं, जो भी विमेन मैन, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं आजकल, लेकिन तो भी खाने के लिए आपको टाइम निकालना ही है। वहाँ पे आप कंसिस्टेंट रहिए, आप टाइम निकाल के खाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट विल बी ओनली डन इफ़ यू आर वेरी वेरी पंक्चुअल एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट। और अपने स्वास्थ्य का एक असेसमेंट करने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो सभी लोगों को करवा लेने चाहिए, और इससे पहले कि खराब स्थिति में पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री जी की चिंता और बढ़े, तो क्या समय से एक्शन ले लेना चाहिए कि आप जब स्वस्थ हैं, आप एकदम 60 किलो पे बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, उस समय आपको एक अपना हेल्थ का पता चलना चाहिए, तो उसके लिए किस पॉइंट इन टाइम से एक्शन लेने शुरू करने चाहिए? 25 साल से करें, 30 साल से करें, हर साल करें, 5-5 साल में करें, और कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए, अगर आप जैसे आपने स्टूडेंट्स लाइफ से आप ओवर हो गए, आप जैसे कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं, मैं बोलूँगी वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए अपने हेल्थ को लेके। असेसमेंट आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, और यूट्यूब देख के
इन्फ्लुएंसर्स की बात मान के, इसको मैं चाहूँगी कि आप अवॉइड करिए। किसी भी प्रोफेशनल से जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, जिसने इस सब्जेक्ट के लिए अपना पूरा जीवन दिया, आप उनसे जाके असेसमेंट, अपनी स्क्रीनिंग कराइए। अभी जैसे बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स हैं, आपको ऑनलाइन ऐप में भी मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी BMI कितनी है, WHR वेस्ट टू हिप रेशियो जो होता है, उससे भी हम बहुत सारी मेजरमेंट से समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप डेंजर जोन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अपनी बॉडी के सिम्टम्स वहाँ बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी फील हो रहा है, भले आप यंग एज में हैं या ओल्ड एज में हैं, किसी भी एज में हैं, अगर आप जो नॉर्मली जो करते आए हैं या करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट सिग्नल वहीं जाता है। प्लीज़ रीच आउट करिए किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से, और चाहे आप डॉक्टर पे विश्वास करें या किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से, वहाँ जाइए, स्क्रीनिंग कराइए। आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आजकल हर कुछ खुद से ही करते हैं। वो DIY ठीक है, लेकिन हेल्थ की जब बात आती है तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ से जब आप इस पॉडकास्ट को लोग देखेंगे तो आपसे अगर कुछ एडवाइस ये हो कि भाई अगर आप 20 साल की हो गई हैं या 21 की हो गई हैं या हो गए हैं, तो आप ये वाले टेस्ट ज़रूर करा लें, जिससे कि अगर उस टेस्ट में कुछ पता चलता है फिर आप एक्सपर्ट के पास जाएं। क्योंकि एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो पहले तो 2000 रुपये वो सिर्फ ये टेस्ट लिखने के ले लेंगे, और इस 2000 में तो हो सकता है टेस्ट ही हो जाए। हाँ, ये भी है। देखिए, जो नॉर्मल स्क्रीनिंग आजकल जितने भी जहाँ से भी टेस्ट होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये पैकेज बना के रखा हुआ है। हाँ जी। तो जब आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो उसका जो पैरामीटर्स है, क्योंकि वो डॉक्टर से पूछ के एडवाइस लेके उन्होंने बनाया हुआ होता है, बिल्कुल। तो जिसमें कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल होता है, तो वो करा लेना चाहिए, और वो अच्छा है, आपको ही समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, जो लिपिड प्रोफाइल है, वो आपको ज़रूर से करा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूड पैटर्न ऐसा हो गया है जी। हम पिकी चीज़, हैंडी चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं, तो जो भी बाहर की चीज़ें ऐसी होंगी वो पैक्ड फूड होंगे, तो उसमें एडिटिव्स होंगे, फैट होंगे, जो भी है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल तो ज़रूर से कराना चाहिए, मतलब समय समय पर। डायबिटीज़ अगर हिस्ट्री में है तो शुगर प्रोफाइल करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री में है तो प्रोन आप रहते हैं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं, प्लस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इतना ध्यान नहीं देते, यूरिन। जितने भी वर्किंग पीपल हैं, एक साथ बैठे हुए घंटों काम करते रहते, सिटिंग एक्सटेंडेड आवर्स के लिए, तो उनको आप जब भी देखेंगे उनको कुछ ऐसा इन्फेक्शंस एंड ऑल, ये सब, उनका फ्लूइड का इनटेक भी इतना प्रॉपर नहीं होता है। तो एक जब आप रूटीन टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन रूटीन कल्चर, इस तरह के टेस्ट जो हैं ये कराते रहना चाहिए। शुगर प्रोफाइल, मतलब आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा जी। और जो एक कंप्लीट असेसमेंट है, उसमें BMR भी आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, BMI क्या है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़, ये भी पता होनी चाहिए कि आप अगर ओवरवेट हैं तो आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, क्या आप ओबीस कैटेगरी में आ गए हैं। क्योंकि मोस्टली जब हम ओवरवेट होते हैं तो पता नहीं चलता, जैसे ही आपका BMI और हाई होता है आप ओबेसिटी में आ जाते हैं, तभी आपके सिम्टम्स आने लगते हैं। थकान, बैठने में या खड़े होने में, स्टेप चढ़ने में, उतरने में, दौड़ने में, इन सब में आपको वहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं। आपका अब एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आपके पास अभी तक जितने भी हज़ारों पेशेंट्स जो आए हैं जिनको आपने ठीक किया है, उनमें सबसे ज़्यादा वेट वाला कौन आया था, और कितने समय में उनका वज़न कितना आपने कम किया, और इस समय उनका क्या स्टेटस है? अभी ये बहुत रिसेंट एक मतलब फर्स्ट टाइम उसने जॉब ही ज्वाइन किया है, एंड ही इज़ वेरी यंग, 28 या 29, मतलब 30 से वो पहले, मुझे इतना याद है जी। जब वो आए थे तो उनका 117 kg वेट था। ओके। और अभी वो आए हैं 84 पे। ओके। उन्होंने बोला है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैंने बोला आप आराम से ब्रेक लीजिए। 33 kg वेट कम किया, कितने समय में? उनको लेकिन हो गया 8 मंथ से ज़्यादा। ओके। लेकिन अभी उन्होंने ब्रेक लिया है और उसके बाद वापस आएंगे। ओके। तो ऐसे सेलिब्रिटी भी बहुत सारे हैं, तो उनका नेम ऐसे नहीं ले सकती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से हैं बहुत सारे। और मैं खासकर बहुत सारे जर्नलिस्ट इन लोगों के साथ करती हूँ। तो उनके भी, लेकिन वो लोग सबसे अच्छी बात है, मैं उनको खुद बोलती हूँ कि ये मेरी मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत है। वो लोग बहुत कंसिस्टेंट हैं। मतलब यही चाहिए
अगर मैं आपको कोई प्लान बोलूँ तो प्लान और कोई भी डाइट प्लान ये हमारे कंफर्ट के लिए है। मेन ये है आपको रूटीन में लाना, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना। दैट इज़ अ परफेक्ट हैक। अगर किसी ने ये समझ लिया ना तो उसको किसी भी प्रोफेशनल के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कोई समझ जाए तो वो कर लेगा। और ये भी मैं मानती हूँ कि विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी ड्रग्स, और आजकल के जो फैड हैं ये ओजेम्पिक, GLP-1 ड्रग्स, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जो उद्देश्य था, जिस पर्पस से ये बना है, वो डायबिटिक ड्रग है। आप लेट डॉक्टर डिसाइड कि किनको देना है। ओके। और वैसे तो ओवर द काउंटर ये मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, लोग ले लेते हैं। तो आप एक तो ये कह रहे हैं कि GLP-1 अवॉइड करना चाहिए, और GLP-1 को ऑप्ट करने से पहले वेट लॉस के दूसरे जो तरीके हैं, खासकर से खाने के माध्यम से वो तलाश करने चाहिए। बिल्कुल। अगर हम जब BMI की बात करते हैं तो आजकल बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर BMI आपका 30+ हो जाता है तो आप फिट केस हो जाते हैं फॉर अ बेरिएट्रिक सर्जरी। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं इसको नहीं मानती, हालांकि डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि जो मेरे पास जो आए हुए हैं उनका 32, 34 ये रहा है, लेकिन उनमें इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए। और प्लस ये डाइट जो ऐसी चीज़ है, ये कुछ छूमंतर वाली नहीं है कि आज मैं आपको ये लिख के दूंगी और 48 घंटे के अंदर, इतने घंटे के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मे बी आपका वो प्लेटू है, आपको 3 महीने उसमें ही लग जाएं थोड़ा चेंज होने में। ऑलराइट। तो ये लॉन्ग टाइम जर्नी है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि सबका बॉडी मेटाबॉलिज्म अलग है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। दैट डिफर ऑल्सो पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि उसको आपने BMI देखा 30 ना आपने उनको रेफर कर दिया। तो पहले एक बार ट्राई करना ही चाहिए। बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस का हम थोड़ा फ़ायदा ये उठाना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी ने बेरिएट्रिक सर्जरी करवा ली या कोई गया, तो इसकी सर्जरी कराने से क्या गारंटी होती है कि 130 किलो का बंदा 60 kg पे आ जाएगा या अपने जो स्टैंडर्ड वेट है उस पे आ जाएंगे? देखिए, फिर वापस रोल तो वही आएगा न्यूट्रिशनिस्ट का ही। डॉक्टर ने तो सर्जरी कर दी, वो एक्सेस जो भी था वो लंप वो निकल गया, लेकिन वापस आपको मेंटेन करना है ना, वो मेंटेन कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं बोलते डॉक्टर कि अब हो गया मेरा काम ख़त्म, अब जाओ जो खाना है खाओ, वो भी नहीं बोलते। वो उसको लो फैट पे रखते हैं, तो कुछ टाइम तक वो इंसान रहता है लो फैट पे कि चलो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, लेकिन डॉक्टर आपको कंसिस्टेंट कितने टाइम के लिए साथ में आपके फॉलोअप करते हैं? नहीं। तो बेरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद में समोसे, भटूरे ये नहीं खा सकते हैं या खा सकते हैं? देखिए, ये खा सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि डेली मुझे यही खाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मतलब देखिए, नॉर्मली हम लोग भी अगर फूड सिस्टम इतना ख़राब नहीं है और हमारा बहुत कंट्रोल है लाइफ में, तो हम डेली बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं। हम एक सर्टेन टाइम पे, और ये अच्छा भी है। देखिए, समटाइम्स इट हैपेंस कि अंदर से वो जो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, आपने कुछ मीठा खाया तो वो अच्छा लगता है, वो बुरा नहीं है। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को भी ये नहीं बोलती कि मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, पिज़्ज़ा कभी टच मत करो, उधर देखो मत, समोसा देखो मत, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ऑलरेडी बॉडी में वो है, फैट स्टोरेज आपके बॉडी में है, पहले उसको चैनलाइज करो, वो निकलेगा, थोड़ा कम होगा, तब आप धीरे धीरे शुरू करो। अगर बेरिएट्रिक सर्जरी किसी ने करा ली तो क्या वो एक्सपर्ट सर्जन साहब या ये जो टोटल उनका सिस्टम है मैंगो खाने को अलाउ करते हैं कि अभी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका वज़न भी कम होते रहेगा और आप जीवन का, ठीक है हम ये मान सकते हैं कि भटूरे मान लीजिए मोटे तौर पे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं, लेकिन क्या मैंगो अनलिमिटेड खा सकते, जितने खाने हैं खा लो, या वहाँ पे भी वो पोर्शन कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस, वो सारी चीज़ें रहती ही रहती हैं? देखिए, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि मैंगो ही जितने खा लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर रोज़ आपको और भी न्यूट्रिएंट चाहिए, आप वो भी तो लेंगे ना, तो क्यों एक ही फूड लेना है या एक ही इतना लेना है, उससे पेट भर लेना है? एक्चुअली हम पेट नहीं भरते हैं, उससे हम अपना मन भरते रहते हैं। और एक स्लाइस और एक स्लाइस और एक स्लाइस, शुगर शुगर शुगर, तो वहाँ पे नहीं। मेरा पर्पस सवाल का ये था कि 2 लोग हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए 60 किलो का है और वो सब कुछ खा रहा है, बिंदास खा रहा है और जीवन का आनंद ले रहा है, और दूसरा बेचारा वो 120 किलो पे पहुंच गया हुआ है, जहाँ पे एक्सपर्ट ने कहा है कि तुम पेट काट लो, और उसका पर्पस ये होता है कि ओह अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, मैं 120 किलो का हो गया, नो प्रॉब्लम, बट मैं अब सर्जरी करा लेता हूँ, उसके बाद में वज़न जब कम होगा तो उसके बाद में सब कुछ खा सकूँ, क्योंकि अब तो पेट ही नहीं रहा।
और अगर पेट काटने के बाद भी जीवन में संघर्ष है तो उस पेट को हटा देने का, ईश्वर की उस जो आपके लिए ऑर्गन बनाया है उस ऑर्गन को हटा देने का औचित्य क्या हुआ? मैं वो थोड़ा सा, वही तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यहाँ प्री काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। ओके। सर्जरी ऑप्ट करने से पहले आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। लोग शॉर्टकट चाहते हैं। अगर आप अपने आप से इतना बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहिए कि आप अपना पहले रूटीन ठीक करिए, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। और एक लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इमोशनली, मेंटली, सोशली। आपको एक्सेप्टेंस, आपको ऐसा लगता, लोगों को फील होता है कि मुझे सोशली एक्सेप्टेंस नहीं है, अरे वो मोटा है, अरे वो मोटी है, तो वो उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है। वहाँ थोड़ा अगर वो रुकेंगे, अगर उनकी काउंसलिंग, प्री काउंसलिंग अच्छी हुई है तो वो अपने आप को मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट देखे हैं जो टाइम लेते हैं कि नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। ओके। तो यानी कि एक बार तो मौका देना ही चाहिए अपने आप को, एक चाहे वो GLP-1 वाला केस हो और चाहे वो बेरिएट्रिक्स वाला केस हो, जहाँ पे एक प्रॉपर मील प्लान के थ्रू या जिसको ये कहें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जीवन में बहुत सुंदर बनाने की प्रोसेस, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। और ऐड करना चाहूँगी कि कॉपी जो हम करते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड फिगर देखा है, स्पोर्ट्स के उनको देखा, उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने उस बॉडी के लिए जी। जैसे विराट कोहली पहले नॉन वेजिटेरियन थे, वो वेजिटेरियन हुए, वेजिटेरियन से वीगन हो गए हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो ऐसी, उनकी बॉडी वैसी नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं। जी हाँ। बहुत ही डिसिप्लिन है उनके डाइट का। हाँ। आप उनको कभी भी कुछ भी बोलेंगे वो नहीं खा सकते, क्योंकि उनको, उनके लिए उनकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि मैं फिट रहूँगा तो मैं अच्छा खेलूँगा। उसी तरह हर लोगों को, हर इंसान एक हीरो है अपना, तो अपने लिए वो हीरो है या हीरोइन है, उसको अपने ऊपर टाइम देना है। जब हम अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे, हम ओवरवेट वाले क्लास में आ गए, हमने ध्यान नहीं दिया, ओबीज हो गए, तब ध्यान आया, तो आप चाहते हैं कि अब हमें फाइनल कुछ जल्दी सा कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो हम सर्जन के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उनको रुकना चाहिए। वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और कॉपी नहीं करना हमें, जो एफिशिएंट हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल है वहाँ पे थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। आपकी फ़िलॉसफी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को, वज़न बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? मैं किसी एक फूड के लिए ऐसा नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं खानी। मैं हमेशा बैलेंस पे फोकस करती हूँ। ओके। किसी एक चीज़ से आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा या एकदम से गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो कोई एक फूड में मतलब ये कहना बहुत गलत होगा, तो नहीं कह सकती। मेटाबॉलिज्म का शब्द ये फिर से आया और मैंने पहले भी कहा था कि इसके विषय में हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद हम डाइजेशन पे बात करेंगे कि डाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, क्या इसको नापा जा सकता है, क्या आपने इसको कभी अपने करियर में नापा है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म है, हाई है या लो है? हाई होता है तो क्या होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेटाबॉलिज्म बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ, आप जो भी अपना दिन का काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, जिस रेट से कर पाते हैं, ठीक है, वो एक मेटाबॉलिज्म है। वो आपका एक्टिविटी लेवल को बताता है, आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं उसका बहुत बूस्टेड है, हाई मेटाबॉलिज्म है, लो मेटाबॉलिज्म है। मतलब आप कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, सपोज आप किसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हैं, आपके पास उतनी वो स्ट्रेंथ आ नहीं रही है, तो मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करना है। मतलब आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, किसी भी काम को करने के लिए जो आपको एनर्जी फील होती है, आप जो करते हैं, वो हम मेटाबॉलिज्म से समझ सकते हैं कि हाई है या लो है। मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, मैं खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो एक अप्रॉक्सीमेट आप बता सकते हैं। सिमिलरली, और बाद में आपने क्या पूछा कि डाइजेशन के बारे में हम जान रहे हैं कि डाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। पहले तो ये इसकी डेफिनेशन मतलब नॉट एग्जैक्ट एग्जाम के हिसाब से नहीं, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है और किस प्रोसेस पे कि भाई अभी आपका डाइजेशन हो गया। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ सवाल को। कुछ लोग ये कहते हैं कि बादाम डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं,
रोटी डाइजेस्ट होने में 1.5 घंटा लगता है, फल डाइजेस्ट होने में 45 मिनट लगते हैं। तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कि मान लीजिए मैं संतरे लेके बैठा हूँ, 3-5 संतरे मैंने खा लिए, जितना मन कर रहा है, तो इसका संतरे डाइजेस्ट हो गए आपके, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसके लिए अगेन साइंटिफिक जो टर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब उस 100 ग्राम में कितना वो शुगर था जो एब्जॉर्ब हुआ आपके ब्लड में। जैसे आपने बोला ना फ्रूट्स, तो वो कुछ फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। मतलब कितनी जल्दी वो आपके ब्लड में घुल जाता है। तो अगर कोई ओबीस है या डायबिटिक पेशेंट है जिनको भी शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनको हम बोलते हैं भाई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जितना कम हो मतलब जो लेट से जाके डाइजेस्ट, मतलब रुके थोड़ी देर। लेकिन पानी जो है इसलिए एब्जॉर्ब तुरंत चला जाता है। इसलिए जितने भी स्वीटेंड बेवरेजेस हैं उनको हम क्यों बोलते हैं अवॉइड करें, इसलिए क्योंकि तुरंत से जाके आपके बॉडी में घुलता है और शुगर वहाँ पे देता है। जितने भी मीठे कोई भी स्वीटेंड बेवरेज है वो है। लेकिन फ्रूट्स है, फ्रूट्स भी इजीली जाके बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब तुरंत से वो एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन फ्रूट्स के साथ अच्छी बात है कि उसमें फाइबर भी जाता है। तो क्लींजिंग का काम करके गट को हेल्दी करने का काम फ्रूट्स का है। तो फ्रूट्स भी जल्दी डाइजेस्ट होता है लेकिन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन स्वीट एंड बेवरेज, कैफीन, ये सब रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि वो बस कन्वर्ट, मतलब डाइजेस्ट होके तुरंत से शुगर दे दिया आपको, तुरंत से शुगर लोड वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बाकी के फूड में भी ऐसा ही है। हम यही देखेंगे कि पहले कि आपने क्या खाया है। अब जैसे आपने बोला कि रोटी डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लगेगी, फुल मील डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लगेगा, तो आप कितना खाएंगे, आपका मतलब सवाल यही हुआ कि कितना आपको उस टाइम पे खा लेना चाहिए जी। तो आपके बॉडी को आपको समझना है। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं सवाल को कि मान लीजिए मैं प्रीवियस डे में कम्प्लीटली फास्ट पे था, तो यानी कि ये समझे कि सिस्टम मेरा कम्प्लीटली क्लीन है कि मैं सुबह उठा, छिछी अच्छे से हो गई और मैं अभी एम्प्टी स्टमक बैठा हूँ। और अब मैंने कुल मिला के 100 ग्राम की 2 रोटी, 50-50 ग्राम की 2 रोटियाँ खा ली हैं, या एक ही खाते हैं और सिंपल करते हैं, 50 ग्राम की 1 रोटी खाई है। तो ये रोटी डाइजेस्ट हो गई, इसका क्या मतलब है कि भाई हाँ मेरा डाइजेशन अच्छा है और मेरी रोटी जो है भाई डाइजेस्ट हो गई है? देखिए, इसको जैसे मैंने बोला, इसको आप मेज़र तो नहीं कर सकते, सिम्टम से समझ सकते हैं। अगर आपको फुलनेस हो रहा है, मतलब जो भी ग्रेलिन हार्मोन है जो रिलीज़ होते हैं, आपको सिग्नल देते हैं कि भाई फूड चाहिए। फूड आपने खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, अगेन दूसरा हार्मोन जो फुलनेस प्रोवाइड करता है वो रिलीज होता है। बॉडी, हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ही अमेजिंग। नहीं, अभी हम सिर्फ डाइजेशन की बात कर रहे हैं। डाइजेशन मतलब क्या? एक रोटी डाइजेस्ट हो गई, इसका कि भाई पहले अभी आपने लंच खाया कि लंच डाइजेस्ट होने के बाद आपको दूसरा मील खाना है, ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं। तो ये मैंने 1 रोटी खाई, ये डाइजेस्ट हो गई, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि ये डाइजेस्ट हो गई? नहीं, वो आप तो मेजर नहीं कर सकते। वो आप मेजर नहीं कर सकते। वो आप जैसे जो आप फील आप करते हैं, जो आपको ब्रेन को सिग्नल जाता है कि स्टॉप ईटिंग, वो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता ही है। अगर नहीं जाता तो इंसान खाना रुकता ही नहीं, वो खाते रहते हैं। उनको सिग्नल जाता है, नो स्टॉप। समटाइम्स वी डोंट जस्ट रीड दैट सिग्नल और हम थोड़ा और करते हैं। उसके बाद जगह जो है वो आपको रुकता है कि भाई अब जगह नहीं, तब आप रुकते हैं। आपने 2 शब्दों का बात, क्योंकि पॉडकास्ट में शब्दों पे हम थोड़ा सा देखते हैं और इन शब्दों के एविडेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक इसमें आया ग्रेलिन नाम का एक आपने हार्मोन का बात किया, और दूसरा कौन सा हार्मोन? लेप्टिन नाम का बात किया। तो ये भी किसी हॉस्पिटल सेटअप में या क्लिनिकल सेटअप में क्या इनको मेजर किया जाता है कि कोई व्यक्ति आया और उसका वो क्यों आएगा? वज़न कम करने के लिए, कोई हेल्थ सिस्टम उसका ठीक नहीं है, या उसको कहा गया कि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ पे आपके जो हार्मोन काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, कि सुबह होने से लेप्टिन आता है, रात होने से सेरोटोनिन आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपने पर्सनली कहीं पे किसी सेटअप में मेजर की हैं? इसे हम मेजर नहीं करते। इसको ऐसे हम नहीं कर सकते। सिम्टम से समझते हैं। जैसे अगर गट हेल्दी नहीं है, पहले वो उसके रूटीन से समझते हैं कि गट हेल्दी है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या इंसान बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, ब्लोटेड फील रहता है, मतलब इन शॉर्ट गट हेल्दी नहीं है।
इसको समझने के लिए हार्मोन को समझना बहुत ज़रूरी है Okay. कि कैसे। लेकिन इसको आप बोलेंगे आप मेज़र करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल मेज़र कर सकता है, कोई भी डॉक्टर मेज़र कर सकता है, नहीं। ओके। जब एक डॉक्टर उसको पैनक्रियाज का ऑपरेशन करना है तो एक डॉक्टर ये नहीं देख के ये समझ नहीं सकता कि पैनक्रियाज क्या कहना चाह रहा है। Okay. वो ऑर्गन आपको कितना मैसेज दे रहा है। हम्म। आप उसका टेस्ट देखते हैं, स्कैन देखते हैं कि ठीक है इतना कर देंगे, इतना इसका कट कर देंगे तो ठीक है जी। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, कम है, जो भी अकॉर्डिंगली उसको आप मेजर नहीं कर सकते। नहीं, अभी उसके जैसे सिम्टम से आप समझ सकते हैं। नहीं, जैसे हम ये कहें कि अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो हम इंसुलिन भी तो एक हार्मोन है, उसको तो मेजर कर ही रहे हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर भी मेजर कर रहे हैं, इंसुलिन के मेजरमेंट्स भी पॉसिबल हैं। और हमको ये भी पता है, जितने भी लोग जानते हैं समझते हैं कि भाई आपका जब वज़न बढ़ा हुआ है तो ये जो 2 हार्मोन्स हैं इनका कुछ ना कुछ रोल तो होता ही है। तीसरे, चौथे, पांचवे का भी रोल हो सकता है, लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं खासकर से ये लेप्टिन और ग्रेलिन, इनका रोल GLP-1 आल्सो, वहाँ पे जो GLP हाँ। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका मेजरमेंट होते हुए, करते हुए, इनका बिहेवियर देखते हुए आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है मैं या एविडेंस किया है, वो मैं एक्चुअली जानना चाह रहे हैं। हाँ, एविडेंस तो मतलब इसको मैंने फील बहुत किया है क्योंकि जब कुछ लोग आते हो कहते हैं जब मैं खाता हूँ तो मुझे वो कंट्रोल नहीं समझ में आता है कि कितना खाना है। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत खा लूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। तो व्हाट इज़ दिस, वो पता नहीं चलता वो क्या है, कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ओके। और इसको तो स्टडी ने प्रूव किया है कि जब आप बिल्कुल ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहते हैं जी। और सेडेंट्री से भी कहें कि सेडेंट्री भी उसके लिए बहुत बड़ा शब्द हो गया, कुछ भी नहीं करना और बस इनटेक लेना, तो वहाँ पे मतलब वो एक ह्यूज गैप है। वहाँ पे हार्मोनल स्टडी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको कैसे मेज़र करते हैं, हम सिम्टम से समझते हैं, उसको मेज़र नहीं कर सकते। कि भाई ग्रेलिन जो है इतने टाइम तक इतना ये इसने अभी आया, अभी सिग्नल दिया, लेप्टिन ने कहा स्टॉप, अभी नहीं किया। वो एक अप्रॉक्सीमेशन है, वो समझ सकते हैं। बिकॉज ये हार्मोन को स्टडी किया गया है, लेकिन कितना इसका पैमाना जो है वो नहीं समझ सकते अभी जी। मतलब उसको वर्ड्स में नहीं बता सकते कि कितना वो आपको सिग्नल दे रहा है ब्रेन में, कि आपको 4 रोटी खाने के लिए सिग्नल दिया या 1 रोटी खाने के लिए सिग्नल दिया। वहाँ पे अपने आप को चैनलाइज करना होता है, अपने ब्रेन को सिग्नल देना होता है कि नाउ स्टॉप। चलते चलते 1-2 सवाल और मोटे तौर पे, अभी तक बहुत सारे लोग, या हम अगर स्टेटमेंट भी देखें, जो लोगों को हम ये समझते हैं कि ये जीवन विज्ञान को समझते हैं, लाइफ साइंसेस को अच्छी तरीके से समझते हैं, मोटे तौर पे 2 ही कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो डाइटिशियंस के रूप में आ सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट कहें, डाइटिशियन कहें, और दूसरे डॉक्टर के रूप में आ सकते हैं। और इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर वहाँ पे ये कहा जाता है, एक स्टेटमेंट जो चल रहा है, ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल इशू एंड ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़। स्पेसिफिकली ये कहा जाता है ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़ एंड इट शुड बी ट्रीटेड साइंटिफिकली। जब ये स्टेटमेंट आ रहे हैं तो ये ऐसी कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं जो प्राइमरीली फार्मा कंपनी, जिनको कह सकते हैं, वो एली लिली नाम देने की ज़रूरत नहीं, बट ये XYZ। तो आपका क्या मानना है इतने एक्सपीरियंस के बाद, क्या ओबेसिटी वास्तव में एक मेडिकल इशू है? क्या ये बीमारी है या एक जस्ट ऐसी किसी चीज़ का कोई इंडिकेशन है? देखिए, मैं इसको, ये मेरा पर्सनल वो है कि मैं इसको नहीं मानती कि ये एक बीमारी है। पहली बात तो ये एक थॉट है, और ये एक कंडीशन है, कंडीशनल थॉट है। ये कंडीशन है कि आप ओबीज हो गए हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट गिव टाइम जी। आप टाइम दीजिए, थोड़ा डिवोशन के साथ कंसिस्टेंट रहिए, आप चेंज ला सकते हैं। और वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। वो एक सॉल्यूशन है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो फाइनल एंड वन एंड ओनली सॉल्यूशन है, उसको मैं नहीं मानती। तो आप ये तो पक्का मानती हैं कि मोटापा, ओबेसिटी इज नॉट अ डिजीज? इज नॉट अ डिजीज। इट कैन बी अ कंडीशन बट इट इज नॉट अ डिजीज। ओके, दूसरा ये जो एक बात ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि डिजीज़ क्या होती है पता है, जो हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं। मैं अपने न्यूट्रिशन प्रोफेशन को हटा दीजिए, मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जब हम डिजीज़ बोलते हैं मतलब
द कंडीशन विच इज़ ट्रीटेड बाय ओनली मेडिसिन और ड्रग्स। या और अगर आप उस कंडीशन में हैं कि कुछ आपके बॉडी के साथ ऐसा हुआ है, वजन बढ़ गया है या बहुत कम हो गया है, तो ड्रग्स, दवा ही एकमात्र सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है जी। तो इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल भी, मतलब मैं इसको नहीं मानती कि वजन बढ़ना उसको आपने सीधा डिजीज कैटेगरी में डाल दिया। क्योंकि ये लोग दवा बेचते हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट आता है क्योंकि वो एक साइकिल है, इट हैज टू बी ट्रीटेड रिसर्च साइंटिफिकली। होगी, आरसीटी होगा, मेडिसिन बनेगी, मार्केट में आएगा, वो चलेगा, फिर वो डॉक्टर्स के पास उनको रीच आउट करेंगे, डॉक्टर्स दवा लिखेगा। सो इट्स अ साइकिल। ओके, तो अब आप ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई ड्रग मार्केट में आता है तो वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो गया? हाँ, जब ड्रग्स आ गया है, मतलब आफ्टर आरसीटी, आफ्टर एफडीए अप्रूवल, जब हाँ। वो मार्केट में आ गया तो वो किसी डिजीज का साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो गया। तो GLP-1 चाहे वो मोन्जारो के रूप में आए, वेगोवी के रूप में आए, एज़म्पिक के रूप में आए, तो ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है या नहीं है? मैं इसको साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं मानती। नहीं मानती? मतलब मैं नहीं मानती। बिल्कुल, आप ही का ओपिनियन हम देखें। मैं नहीं मानती कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। ओके, दूसरा इसी के ऊपर मैं ये लेता हूँ, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई ट्रीटमेंट, मान लीजिए कोई बंदा तैयार हो गया, वज़न बढ़ा हुआ है और वो वेगोवी या कोई भी ड्रग लेने के लिए, GLP-1 लेने, सेमाग्लूटाइड लेने के लिए तैयार अगर कोई हो जाता है, तो क्या उसको डॉक्टर ऐसे ही लगा देते हैं या कोई एक कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा देते हैं? कंसेंट फॉर्म पे साइन कराते हैं, यही प्रोटोकॉल है। और विदाउट कंसेंट फॉर्म अगर आप लेते हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग एट योर ओन रिस्क। ओके, नहीं लेते नहीं है, अगर बिना कंसेंट फॉर्म के तो दे रहा है डॉक्टर, नहीं वो गलत है, एक्चुअली गलत है वो। प्रैक्टिस में मतलब वो सही नहीं है, कर रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन वो सही ओके, आप मुझे एक मोटे तौर पे बात बताएं कि जब ये सर्जरी, जब पेट काटने वाली बेरिएट्रिक सर्जरी जब करवाई जाती है, क्या उसमें भी कंसेंट फॉर्म होता है? हाँ बिल्कुल। उस कंसेंट फॉर्म का एक मेजर लाइन अगर मैं आप उसको को बताऊं, क्या ये उस कंसेंट फॉर्म का हिस्सा होता है कि वॉट एवर इज़ बीइंग डन टू मी, पहली बात तो उसमें ये लिखा होता है कि मुझे इस वॉट एवर इज़ बीइंग डन टू मी, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली एक्सप्लेन टू मी, कि इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके डिसएडवांटेज, ये लिखा होता है। क्या उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं, क्योंकि कंसेंट डॉक्टर तो साइन नहीं करते हैं, क्या उसमें गारंटी वारंटी तो दी नहीं जाती, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, राम भरोसे है। क्या उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं ये समझता हूँ कंसेंट, क्योंकि उस फॉर्म पे मेरा होता है, डॉक्टर साहब का तो शायद होता है नहीं होता है, लेकिन कंसेंट फॉर्म में क्या ये लिखा होता है कि मेडिसिन एंड सर्जरी इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इसलिए मैं मर भी सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हर सर्जरी में, छोटी से छोटी सर्जरी में आजकल ये लिखा रहता है कि आप अपने रिस्क पे ये कर रहे हैं, और उसके लिए जो वो भी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो यानी कि ये तो, लिखा होता है कि मेडिसिन एंड सर्जरी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। नो, दैट इज अ साइंस, बट हाँ, एग्जैक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया कि वो ही है, वन एंड ओनली वो नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेबाकी से, मेरे शायद सवाल थोड़े से कठिन भी रहे होंगे या थोड़े से हार्ड भी लग रहे होंगे, बट इस पॉडकास्ट का पर्पस एविडेंस को ढूंढ के निकालने की कोशिश करना, एक्सप्लोर करके निकालने की कोशिश करना ही हमारा फ़र्ज़ होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बेबाकी से, बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपने सारे सवालों का आंसर दिया। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसको और भी आगे अच्छे से करें, वो एविडेंस जो आप तलाश रहे हैं वो आपको मिले। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मोस्टली डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, आपने बहुत ही उसको अंदर तक जाके पूछा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।